हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लास हमने पिछली क्लास में फंक्शनल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अगर वो आपका मिस हो गया है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ओके क्लास, सो लेट्स प्रोसीड विद डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन तो हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डिविजनल स्ट्रक्चर कोई भी कंपनी कब अडॉप्ट करती है? जब कंपनी जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। When the company is producing various lines of products, तो कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट के बेसिस पे ही डिपार्टमेंट्स बना देती है। Let's start with it. When the organization is large in size and is producing more than one type of product, यही बात मैं आपको कह रही हूँ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, then the activities related to different products are grouped under different departments. Then हम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या बना देते हैं? डिपार्टमेंट। एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज दूसरे डिपार्टमेंट में। जैसे आप देख सकते हो, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, जो भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हमारा प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग है, उस सबको हमने किस में डाल दिया? कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, गारमेंट से रिलेटेड सारा किस में डाल दिया? गारमेंट डिपार्टमेंट में। फुटवेयर डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज डाल दी। केमिकल डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज डाल दी। यानी वही मीनिंग क्लियर हो गया कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब अगर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, या आपको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, जहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज बतानी है डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो क्लास वहां पे जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, दैट इज नॉट इम्प्रेसिव और एक्सेप्टेबल। तो आप जब इंट्रोडक्शन दोगे तो डिविजनल स्ट्रक्चर की जो मेन डेफिनेशन जो आपको लर्न करनी है या पूछे जाने पर लिखनी है, तो वो कौन सी डेफिनेशन है? व्हेन द जॉब्स related to one product are grouped under one department। सिंपल सी बात है, jobs related to one product, jobs यानी task, functions related to one product are grouped under one department। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी jobs हैं, functions हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, उन सबको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। किसमें? कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। तो when the jobs related to one product are grouped under one department, it is termed as divisional structure। थोड़ी बहुत और डिटेल्स जो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए क्लास, वो ये है, ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर। यानी कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होगा, गारमेंट्स डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होगा, तो इन्हें हम बोलते हैं डिविजनल मैनेजर, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज को लेकर। दैट मीन जो फुटवेयर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन सभी एक्टिविटीज के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी काम हो रहे हैं वो उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच यूनिट इज मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है एक यूनिट में, हर यूनिट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। गारमेंट्स डिपार्टमेंट में अपने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में अपने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, फुटवेयर डिपार्टमेंट में अपने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो मल्टी फंक्शनल का मतलब यही है, मोर देन वन फंक्शन, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। आप देख सकते हो केमिकल डिपार्टमेंट में देखो, प्रोडक्शन भी हो रहा है, फाइनेंस भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो रहा है। तो मतलब एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसलिए हम डिविजनल स्ट्रक्चर की हर यूनिट को क्या कहते हैं? मल्टी फंक्शनल। ईच यूनिट अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर इज मल्टी फंक्शनल। तो क्लास ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है कि व्हाई ईच यूनिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मल्टी फंक्शनल। केस स्टडी में आ सकता है ये कि एक कंपनी है जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है where each unit is multifunctional। तो वहीं से आप पहचान जाओगे कि अगर एक यूनिट मल्टी फंक्शनल है तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है? डिविजनल स्ट्रक्चर।
वही कहती हूँ मैं क्लास आपको, जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं तो आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी समझनी है, क्योंकि केस स्टडी इन्हीं माइन्यूट डिटेल से बन के आएगी। सीबीएसई बहुत ध्यान रखता है क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम। ट्रिकी क्वेश्चंस का मतलब यही है कि वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं से सीबीएसई केस स्टडीज फ्रेम करता है। और अगर आपको वो माइन्यूट डिटेल्स अच्छे से क्लियर है तो सभी केस स्टडीज आपके लिए बहुत ईजी है। और अगर आप इन छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर करते चले जाओगे तब आपके लिए केस स्टडीज बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इन डिटेल। Yes class, first advantage is product specialization. Product specialization का क्या मीनिंग है कि अगर आप ध्यान से देखो तो डिविजनल स्ट्रक्चर के एक डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती है। मतलब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में कॉस्मेटिक की प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सारी एक ही जगह आई हुई है। तो ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, उस गारमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक डिपार्टमेंट के अंडर आई हुई है। तो सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज गारमेंट से रिलेटेड है, सारी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड है, तो काफी हद तक कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है, क्योंकि गारमेंट की प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब एक ही डिपार्टमेंट में है। तो कोऑर्डिनेशन कितना इजी, आपको किसी और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता था कि मार्केटिंग वालों को प्रोडक्शन से बात करनी है, प्रोडक्शन वालों को फाइनेंस से बात करनी, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटीज गारमेंट से रिलेटेड एक ही डिपार्टमेंट में डाल दिए। प्रोडक्शन फाइनेंस से बात कर सकता, फाइनेंस मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज वन सिंगल डिपार्टमेंट में है। तो क्लास यही चीज लिखी है कि ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली, विच ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। अब क्या होगा क्लास, जो एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, वो इस प्रोडक्ट को लेकर स्पेशलाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता डिविजनल स्ट्रक्चर में कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन ही करेगा, जो फाइनेंस कर रहा है वो फाइनेंस ही करेगा, ऐसा नहीं होता। डिविजनल में जो एम्प्लॉयज होते हैं एक डिपार्टमेंट में, उन्हें सभी एक्टिविटीज की नॉलेज होती है एंड वो सभी एक्टिविटीज टाइम गैप के साथ पीरियोडिकली सारी एक्टिविटीज पर परफॉर्म करते हैं। तो पहले ये कंफ्यूजन सभी बच्चे दूर कर ले कि डिविजनल में ऐसा नहीं होता कि कुछ एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ही करते हैं, कुछ फाइनेंस ही करते हैं, ऐसा नहीं होता। सभी एम्प्लॉयज सभी एक्टिविटीज करते हैं टाइम टू टाइम, उन्हें सभी एक्टिविटीज की नॉलेज होती है। तो जो एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं। जो गारमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो गारमेंट की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स सबकी नॉलेज रखते हैं, यानी वो गारमेंट्स के अंदर क्या हो चुके हैं, स्पेशलाइज। तो दिस मेक्स द एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, विच लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। यस क्लास, ये तो ऑब्वियस है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में जो डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे। आप क्लियर कट रीजन देख सकते हो क्लास, क्योंकि इसके अंदर आप देखो, अगर आप फुटवेयर डिपार्टमेंट देखो तो उनके प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब उन्हीं के पास है, एक ही डिपार्टमेंट में। अब सपोज करो मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कोई इनोवेटिव डिजाइन्स बनाए जिससे सेल्स कंपनी की ज्यादा हो। तो मुझे एक बात बताओ, उन्हें किसी और डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उनके अपने ही डिपार्टमेंट में मार्केटिंग, प्रोडक्शन सब है। तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को बोल देगा कि भाई आप कुछ इनोवेटिव डिजाइन बनाओ ताकि भाई प्रोडक्ट बिके, बहुत ज्यादा सेल्स हो। तो इसके लिए किसी और जगह, किसी और डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने डिपार्टमेंट में सारे फंक्शन हो रहे हैं। आप जैसे चाहो प्रोडक्शन करो, जैसे चाहे मार्केटिंग करो, जितना चाहे फाइनेंस के लिए मतलब बजट अलॉट करो, जितने चाहे एम्प्लॉइज हायर करो। क्योंकि ऐसा नहीं है, फंक्शनल में क्या होता था, मार्केटिंग को कुछ करना होता तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती थी, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेता था, टाइम लग जाता था। यहाँ टाइम क्यों लगेगा, यहाँ सारी एक्टिविटीज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसी डिपार्टमेंट में है।
तो डिसीजंस आर टेकिंग मच फास्टर एज अदर डिपार्टमेंट नीड नॉट बी कंसल्टेड। आपको दूसरे डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके अपने डिपार्टमेंट में सारे फंक्शंस हैं। क्लास ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप जरूर हाईलाइट करना अपनी आंसर शीट में। ईच यूनिट फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट। आप सीधा लिख सकते हो ईच यूनिट फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट। ऑटोनॉमस यूनिट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट यूनिट। वो सारे डिसीजन खुद ले सकती है, उसे किसी भी केस में किसी और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमस यूनिट मीन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट, कंप्लीट फ्रीडम है, जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि फुटवेयर डिपार्टमेंट को ना तो गारमेंट ना केमिकल किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ईच यूनिट फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट्स व्हिच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर क्लास? यस, थर्ड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लास फ्लेक्सिबिलिटी को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब आप इतने फ्लेक्सिबल हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज की नॉलेज है कि आपको टॉप पोजीशंस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जो टॉप पोजीशन के लिए अगर हम किसी एम्प्लॉय को कंसीडर करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सबकी नॉलेज हो, तभी वो एक टॉप पोजीशन हैंडल कर सकता है। तो क्लास डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज होती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जो यहाँ का डिविजनल हेड है, जो फुटवेयर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, उस मैनेजर को प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सबकी नॉलेज होगी, उसका सभी एक्टिविटीज में, सभी फील्ड्स में एक्सपीरियंस होगा। तो कल को हम उस डिविजनल हेड को टॉप पोजीशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है क्लास एक्सप्लेनेशन में, when all the jobs like purchase, sales, finance, etc. related to a particular product are carried out in the department. ठीक है, but there were different activity है, purchase, sales, finance, etc. जितनी भी activities हैं related to a particular product are carried out in the department. एक डिपार्टमेंट में different activities हो रही है, तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड। यानी एक डिविजनल हेड में, यानी फुटवेयर डिपार्टमेंट के हेड में, गारमेंट के हेड में, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के हेड में, ये सभी स्किल्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा, इन सभी स्किल्स की नॉलेज आ जाएगी। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सबकी नॉलेज होगी उसके पास, विच प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। और ऐसे पर्सन को ही तो हायर पोजीशन के लिए कंसीडर किया जाएगा जिसको चाहे स्पेशलाइजेशन ना हो, बट सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए जो डिविजनल हेड होता है उसे हमेशा टॉप पोजीशन के लिए कंसीडर किया जाता है। यस क्लास, नेक्स्ट एडवांटेज इज अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको क्लास ध्यान हो तो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में पॉइंट पढ़ा था कि अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंपनी को लॉस होता है या पुअर परफॉर्मेंस होती है तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही आप ब्लेम करोगे मार्केटिंग पे कि तुमने सेल्स अच्छी नहीं करी, तो मार्केटिंग ने ब्लेम डाल दिया प्रोडक्शन पे कि उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया, प्रोडक्शन ने ब्लेम डाल दिया परचेज पे कि उन्होंने रॉ मटेरियल अच्छा नहीं खरीदा, परचेज ने ब्लेम डाल दिया फाइनेंस पे कि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हमें बेकार क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा। तो बेसिकली आपने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। लेकिन क्लास ये चीज डिविजनल स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। अगर सपोज करो डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड उसे लॉस हो गया, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट पे ब्लेम डाल ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स वर कवर्ड अंडर द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट ओनली। कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब इन्हीं के पास था। इन्होंने प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन किसी भी एक्टिविटी के लिए किसी और डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं थे। इन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट में इनके सारे फंक्शंस थे, हर एक्टिविटी पे इनका ही फुल कंट्रोल था। तो अगर कॉस्मेटिक को लॉस होता है तो वो किसी और पे ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी एक्टिविटीज तो आपके अंडर ही थी। आपने अपनी सारी एक्टिविटीज पर फुल कंट्रोल रखा था, आपने ही अपनी सारी एक्टिविटीज सुपरवाइज करी है, तो अब किसी पे यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं हो सकते। अगर कॉस्मेटिक को लॉस हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कॉस्मेटिक ही है, वो किसी भी और डिपार्टमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकता। अब बात आती है क्लास, इसको जब आप लिखोगे
तो कुछ लाइंस हैं जो आपको जरूर मेंशन करनी है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको अपनी आंसर शीट में जरूर लिखनी है। वो टर्म्स क्या है क्लास? ईच डिवीजन और डिपार्टमेंट वर्क एज अ प्रॉफिट सेंटर। ये चीज प्रॉफिट सेंटर बोलते ही उसे है कि जब आप कंप्लीटली अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसके प्रॉफिट लॉस के लिए। आप गलती से भी किसी भी चांस से आप किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरी फ्रीडम थी, आप एक ऑटोनॉमस यूनिट थे, आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट थे, आप अपना सारा काम खुद देख रहे थे। तो ये टर्म आपको जरूर यूज करनी है अपनी आंसर शीट में। ईच डिवीजन डिपार्टमेंट वर्क्स एज अ प्रॉफिट सेंटर where the divisional head is responsible for the profit or loss of his division. It helps in fixation of responsibility in case of poor performance of the division. जो मैं आपको बता रही थी कि अगर किसी डिवीजन की पुअर परफॉर्मेंस होती है, लॉस होता है, तो क्लियरली आप उस डिवीजन को ब्लेम कर सकते हो। क्लियर कि भाई आपकी गलती, क्योंकि सारे फंक्शन आपके अंडर थे, आप किसी पे ब्लेम कर ही नहीं सकते। तो कंप्लीटली ये जो डिवीजन है अकाउंटेबल है, इसका जो डिविजनल मैनेजर है वो अकाउंटेबल है, उसे जवाब देना होगा कि लॉस क्यों हुआ। कोई ब्लेम गेम नहीं हो सकती यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। यस, फिफ्थ एडवांटेज इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्लास डिविजनल स्ट्रक्चर में कंपनी के लिए अपने आप को एक्सपैंड करना या ग्रो करना बहुत इजी होता है। कैसे? अब इसको समझो। देखो, डिविजनल में सपोज करो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। आप अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी को बढ़ाना चाहते हो, आप और डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। मतलब जैसे अभी आप कॉस्मेटिक बना रहे हो, गारमेंट्स बना रहे हो, फुटवेयर बना रहे हो, केमिकल बना रहे हो, अब आप एक मेडिसिन डिपार्टमेंट भी ऐड करना चाहते हो, आप मेडिसिन भी बनाना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने आप को एक्सपैंड कर, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन्स। तो क्लास डिविजनल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ईजी है, डिविजनल स्ट्रक्चर में ग्रोथ बहुत ईजी है। कैसे? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप एक न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हो तो आपके पुराने डिपार्टमेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई इंटरप्शन नहीं होगी। आपको सिर्फ एक क्या करना है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लेना है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, और उसके लिए अलग स्टाफ, अलग मशीन्स और बिल्कुल सेपरेट एक डिपार्टमेंट ऐड कर देना है। जो ये एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स है ये अपना काम करते रहेंगे, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वो लिखा है इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना काम करते जाएंगे। बाय जस्ट एडिंग अनदर डिविजनल हेड एंड स्टाफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट लाइन। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक अलग से एक न्यू डिविजनल हेड जो मेडिसिन डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा और न्यू स्टाफ को अपॉइंट करना, आपका काम शुरू हो जाएगा और इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। There will be no interruption in the existing operations. Is that clear, class? So now we have discussed the advantages of divisional structure. Now let's move to the disadvantages. Yes, class. Now let's discuss the disadvantages of divisional structure. Class, यहाँ पे मैंने first two disadvantages को एक साथ लिखा है। Reason उसका ये है बिकॉज ये दोनों डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो क्लास, सबसे पहली डिसएडवांटेज है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का आपको मतलब पता है, लड़ाई झगड़ा। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि दो तीन डिपार्टमेंट्स जो है उनका आपस में बने ना हो, एक दूसरे से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो। बट बात यह है कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखो वैसे ही अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो कम है। लेकिन कुछ ऐसे पॉसिबल रीजंस है जिसकी वजह से दो डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड उसका सबसे कॉमन रीजन है जो मैंने लिखा, और आपको भी अपनी आंसर शीट में जरूर मेंशन करना है। अगर आप सिर्फ ये मेंशन कर दोगे कि भाई यहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो क्लास में एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं ना कहीं वो रीजन मेंशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड वो पॉपुलर रीजन है एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि जब टॉप मैनेजमेंट फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, तो फंड्स को लेके उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे केमिकल डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा फंड्स चाहिए क्योंकि मेरे अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, हमें काफ़ी कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस भी करनी होती है।
कॉस्मेटिक कहेगा मेरे साथ भी सेम है, मुझे ज्यादा फंड दो, फुटवेयर कहेगा मुझे ज्यादा फंड दो, मुझे यूनिक डिजाइनिंग करनी है, व्हाटएवर। तो एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड्स। आपके एनसीईआरटी में इसी रीजन को हाईलाइट किया गया है, तो आपको इसी रीजन पे फोकस करना और एग्जाम में इसको जरूर मेंशन करना। अब सेकंड है क्लास प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं ये इसी पॉइंट से डिराइव हुआ है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट का मतलब है कि जो हर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है। उसे साथ वाला डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्लास अगर एक डिपार्टमेंट अपने आप पे इतना ज्यादा फोकस करने लग जाएगा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की वो परवाह ही नहीं करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में वो भूल जाएगा कि ये चारों डिपार्टमेंट्स एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। उनके अंदर से फीलिंग ही खत्म हो जाएगी, उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा कि बस मेरा डिपार्टमेंट, मुझे आगे जाना है, चाहे उसमें दूसरे का लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये फीलिंग आ गई तो वो ये भूल जाएगा, तो ये डिपार्टमेंट भूल जाएगा कि वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जैसे आप इसकी लैंग्वेज देखो क्लास, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड may seek to maximize its profit at the cost of other division। हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट को आगे करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को टॉप पे लाने के लिए वो दूसरे डिपार्टमेंट की परवाह ना करें, वो दूसरे डिपार्टमेंट को कहते हैं ना, किसी के जब आगे बढ़ना है तो इस पे पैर रख के वो आगे बढ़ जाए। मतलब हो सकता है फुटवेयर डिपार्टमेंट आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह टॉप मैनेजमेंट से ज्यादा फंड्स ले ले, बाकी डिपार्टमेंट को कम फंड्स मिले, तो आगे जाने के लिए किसी भी हद पे जा सकता है। जब कंपटीशन की फीलिंग आ जाएगी, तो जब एक डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, तो वो आगे जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इट में सीक टू मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। एंड क्लास जो लाइन में आपको कह रही थी, इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, इफ ईच डिपार्टमेंट बिकम्स प्रोडक्ट फोकस, अगर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, then they fail to keep themselves as a part of one common organization। तो वो भूल जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं ये समझने में कि वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। वो अपने 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 में इतने सेल्फिश हो जाते, इतने फोकस हो जाते that they forget that they are a part of one common organization। Is that clear class? So now let's move to the next point। Class next point is duplication of work। मैंने आपको डुप्लीकेशन का मीनिंग पहले ही बताया था। डुप्लीकेशन का मीनिंग होता है जब एक ही काम 2 या 3 बार हो जाता है, सेम फंक्शन इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस। आप क्लास इसे एक एग्जांपल से समझो, फिर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास सपोज करो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवानी है टीवी पे, तो ये एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास गए, इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने बात करी एंड डील फाइनल करी कि हमें टीवी पे एडवर्टीजमेंट करानी। गारमेंट डिपार्टमेंट का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किसी और कंपनी के पास गया, एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास, और उनसे डील फाइनल करी टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराने। सेम फुटवेयर डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी थर्ड कंपनी के पास गया एंड केमिकल डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी फोर्थ कंपनी के पास गया अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की टीवी एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। अब क्लास कॉस्मेटिक अलग गया, गारमेंट ने किसी और से डील करी, फुटवेयर ने किसी ने, केमिकल डिपार्टमेंट ने किसी से। तो चारों डिपार्टमेंट ने सेम फंक्शन अपने अपने लेवल पे किया, अलग अलग। आप सोचो, यही चारों फंक्शन जो इन्होंने अपनी टीवी एडवर्टीजमेंट कराई, ये चारों डिपार्टमेंट ने, ये अलग अलग ना जाके किसी एक कंपनी के पास जाते और कहते भाई हमें 4 प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करानी है। तो आप खुद सोचो, जब बल्क ऑर्डर मिलता एक सिंगल कंपनी को, सिंगल एडवर्टीजमेंट कंपनी को, तो इन्हें डिस्काउंट मिलता, एक पैकेज बनता कि अच्छा आप 4 प्रोडक्ट्स की आपको एडवर्टीजमेंट करानी है, तो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस बात है कि बल्क ऑर्डर मिलता है तो डिस्काउंट मिलता है, तो इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता, इन्हें डिस्काउंट मिलता कि हाँ भाई आपका बल्क ऑर्डर आ रहा है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट आ रही है, आपको ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, ये अपनी अलग एडवर्टीजमेंट कराने गए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों ने अलग अलग उस फंक्शन को करा, अलग अलग एडवर्टीजमेंट कंपनीज के पास गए, इससे इनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर ये चारों एक कंपनी के पास जाके बोलते हमें 4 प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करानी है, अब हमारा पैकेज बनाओ, तो इन्हें डेफिनेटली डिस्काउंट मिलता और इनका एक्सपेंडिचर कम हो जाता। यही इस पॉइंट का जिस्ट है क्लास की डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में, कि एक ही एक्टिविटी
अलग अलग की जाती है। मार्केटिंग वाली एक्टिविटी, टीवी एडवर्टीजमेंट वाली एक्टिविटी इन्होंने अलग करी, इन्होंने अलग, इस डिपार्टमेंट ने अलग। एक साथ होती तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता। वही लिखे क्लास, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स विच में रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब मनी वेस्ट होगा, कॉस्ट बढ़ गई। When separate set of similar functions, ये similar function था, marketing, similar function था TV advertisement are carried out in each division, लेकिन हर division ने अपना ये advertisement का function अलग अलग करा, then expenditure is increased, और इनका expenditure बढ़ गया। यहीं पे चारों ने मिलके करा होता, एक ही बार marketing का deal करी होती, TV advertisement का contract दिया होता तो सस्ता पड़ता, डिस्काउंट मिलता, लेकिन सेम एक्टिविटी हर डिवीजन ने अलग अलग करी जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गई। तो इस डिवीजन में, इस डिविजनल स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी लिमिटेशन है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक ही एक्टिविटी हर डिपार्टमेंट अलग अलग करता है, सेम एक्टिविटी सेम फंक्शन पर हर डिवीजन उसे अलग अलग करता है। एक ही काम ट्वाइस थ्राइस बार रिपीट हो जाता है। यस क्लास, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्टी इन ट्रेनिंग। क्लास ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली मुश्किल होती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको एक एम्प्लॉय को सभी एक्टिविटीज सिखानी पड़ती है। आपको उसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सभी एक्टिविटीज की आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है डिविजनल स्ट्रक्चर की। सपोज करो एक एम्प्लॉय जिसे हम फुटवेयर डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्लास यहाँ पे आप उस एम्प्लॉय को, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप उसे प्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी दोगे, फाइनेंस की भी दोगे, मार्केटिंग की भी दोगे, ह्यूमन रिसोर्स की भी दोगे। वही चीज है, लिखिए क्लास, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज में प्रूव टू बी डिफिकल्ट बिकॉज each employee has to be trained for a vast number of skills। आपको एक एम्प्लॉय को बहुत सारी स्किल्स सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय इन गारमेंट्स डिपार्टमेंट, अगर मैं यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करूँ तो हैज टू बी ट्रेन्ड इन प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा। आपको सभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसे प्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी देनी है, फाइनेंस की भी देनी है, मार्केटिंग की भी देनी है। तो इट्स क्वाइट अ सिंपल पॉइंट, ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है क्लास ये। Yes class, last disadvantage is मैनेजर में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत ज्यादा डीप में इसको नहीं जाना, इसको सिंपली समझना है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है क्लास की, एक मैनेजर को, सपोज फुटवेयर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसे बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिल जाती है टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फुटवेयर डिपार्टमेंट। उसे मतलब इतनी अथॉरिटी मिल चुकी है कि फुटवेयर से रिलेटेड हर चीज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसकी सुपरविजन में है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, थोड़े टाइम बाद, सच अ मैनेजर में गेन पावर, क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरी प्रोडक्ट लाइन उसके अंडर आ गई। एंड हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो जाए, अगर ये यूनिट कंपनी की बहुत प्रॉफिटेबल होगी और वो मैनेजर इतने अच्छे से सुपरवाइज कर रहा है कि इस यूनिट से सबसे ज्यादा करोड्स ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो हो सकता है ऐसे केस में वो मैनेजर इतना पावरफुल हो जाए क्योंकि उसके दम पे यूनिट इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है। और ऐसे केस में दैट मैनेजर में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि उसे पता चल जाए कि मैं कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और हो सकता है वो अनरीजनेबल डिमांड्स करने लग जाए कंपनी के सामने कि मेरी सैलरी इतनी करो वरना मैं काम नहीं करूंगा। समझ रहा, अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स रख दे, तो ऐसे केस में हो सकता है वो अपनी पावर के आगे कंपनी को झुका दे एंड कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है उसको वो इग्नोर करे। समझ लो। तो क्लास, क्योंकि फिर से क्विकली इसको समझो, इसमें क्या होता है, जो फुटवेयर डिपार्टमेंट है, सपोज करते हैं उसका मैनेजर, सपोज करो बहुत एफिशिएंट है, अच्छा है, और उसकी वजह से कंपनी, मतलब ये फुटवेयर डिपार्टमेंट बहुत ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ये सारे यूनिट्स उसके कंट्रोल में, कंप्लीट सुपरविजन में। कुछ टाइम बाद, 5-10 ईयर्स बाद, वो इतना पावरफुल हो सकता है, मतलब कि वो अपनी पावर के आगे कंपनी को डाउन कर सकता है और कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकता है। वो इतना पावरफुल हो जाए, उसे पता है कि भाई मैं बहुत अच्छे से ये फुटवेयर डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, वो कंपनी को कहते हैं मेरी सैलरी ट्रिपल करो वरना मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। तो ऐसे केस में वो अनरीजनेबल डिमांड कर सकता है, और जब वो ऐसी डिमांड कर रहा है इसका मतलब ही इज इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, बट सिर्फ अपनी पावर के दम पे वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है क्लास, इसको क्विकली रीड कर लेना। डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मैनेजर
with the authority to supervise all activities related to a particular division. सभी activities उसके control में होती हैं. And with passage of time, such a manager may gain power and may ignore organizational interest. Now class, let's quickly discuss about the suitability of divisional structure. When large varieties of products are manufactured, obvious बात है, हमने starting में discuss कर लिया कि जब different products, different product lines होती है जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर. When organization plans to add more product lines in future, yes, अगर ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि हम आगे और प्रोडक्ट लाइन ऐड करेंगे, तो क्लास ये हमने एडवांटेज में भी पढ़ा था कि इसके अंदर जो एक्सपेंशन है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है वो तो अपना काम करते रहते हैं एंड न्यू डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है जस्ट बाय एडिंग डिविजनल हेड एंड मोर स्टाफ फॉर दैट डिपार्टमेंट. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान कर रही है कि हम फ्यूचर में और प्रोडक्ट लाइन ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो क्लास, ये चीजें केस स्टडीज में आ जाती है कि अगर एबीसी लिमिटेड प्लान कर रही है कि आफ्टर 1 ईयर वो और प्रोडक्ट लाइन ऐड करेगी, तो कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है? ऑब्वियसली डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना, डाइवर्सिफाई करना बहुत इजी होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर. तो क्लास हमने डिविजनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर लिया है. अगर किसी को कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.